नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दमदार। आपके साथ में हूं अमित गर्ग शुक्ला। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। आगरा में प्रियंका गांधी के खिलाफ तहरीर दी गई है। केस दर्ज करवाने के लिए बीजेपी नेताओं ने सदर थाने में तहरीर दी है। प्रियंका ने आगरा में कोरोना मरीजों को लेकर ट्वीट किया था। प्रियंका ने ट्वीट में लिखा था कि आगरा में 48 घंटे में 28 लोगों की मौत हुई थी। आगरा के डीएम ने इस आंकड़े को नकार दिया था। एक बार फिर से प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया है, जिसके बाद बीजेपी नेताओं ने उनके खिलाफ शिकायती पत्र दिया है और कार्रवाई की मांग की जा रही है। मुकदमा दर्ज किए जाने की मांग बीजेपी कार्यकर्ताओं की तरफ से की गई है। प्रियंका गांधी ने जो ट्वीट किया है उसमें उन्होंने क्या कुछ लिखा है वो हम आपको बताते हैं। आगरा में कोरोना से हो रही मौतों का आंकड़ा डराने वाला है। यहां हर 15 में एक कोरोना पीड़ित की जान चली गई। आगरा के 79 मरीजों में से 28 की मौत अस्पताल में भर्ती होने के 48 घंटे में होना बड़ी लापरवाही है, जिस पर मुख्यमंत्री जी कृपया 48 घंटे में जांच रिपोर्ट जनता के सामने रखें। तो संग्राम लगातार बढ़ता जा रहा है। पहले प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया, उस पर डीएम ने जवाब दिया, नोटिस जारी किया और अब प्रियंका ने एक और ट्वीट कर प्रशासन को निशाने पर लिया है। तो हम आज सदर थाने आगरा में उनके खिलाफ मुकदमा लिखाने के लिए आए हैं। आईटी एक्ट के तहत जो भी संबंधित उचित कानूनी कार्रवाई हो उनके खिलाफ वो हो। आगरा की जनता को जिस तरह से उन्होंने गुमराह किया है, जिस तरह से उन्होंने एक भय का वातावरण बनाया, आगरा की जनता से वो माफ़ी मांगे और अपने जिस पद पर वो महासचिव बन के बैठी हुई है उससे वो इस्तीफा दें, ये हम मांग करते हैं। तो आगरा में कोरोना से हो रही मौतों के आंकड़ों को लेकर सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। डीएम ने प्रियंका गांधी के ट्वीट में लिखे आंकड़ों को गलत करार दिया और उसके जवाब में एक नोटिस भेज दिया, जिसके बाद प्रियंका गांधी ने फिर से ट्वीट कर दिया। उन्होंने नोटिस के जवाब में अखबार की कटिंग और मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव का लेटर भी अटैच किया है और लोगों के सामने उसे रख दिया ताकि मामले में सच्चाई सामने आ सके। फिलहाल इस पूरे मामले में सियासी हंगामा शुरू हो चुका है। ऐसे में आगे क्या कुछ होगा, ये फिलहाल देखने वाली बात है। और चलिए अब आपको 3 तस्वीरों के माध्यम से पूरी खबर बताते हैं। पहली तस्वीर प्रियंका गांधी के पहले ट्वीट की है, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि आगरा में 48 घंटे में 28 लोगों की कोरोना से मौत हो गई, जिसके जवाब में आगरा के डीएम ने ट्वीट कर जवाब दिया और प्रियंका के आंकड़ों को झूठा करार दिया और फिर प्रियंका गांधी को एक नोटिस जारी कर दिया, जिसके जवाब में प्रियंका गांधी ने एक और ट्वीट किया। उन्होंने इसमें एक अखबार की कटिंग लगाई और साथ ही मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव के लेटर को भी सबूत के तौर पर लोगों के सामने रखा। और प्रियंका गांधी के ट्वीट पर बीजेपी नेता चंद्रमोहन ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी यूपी में नफरत की राजनीति कर रही हैं। कल आगरा को लेकर भ्रामक ट्वीट किया, वो सही मायने में आगरा के और प्रदेश के कोरोना योद्धाओं का अपमान है। प्रियंका वाड्रा जी लगातार उत्तर प्रदेश में एक नफरत का, एक अविश्वास का वातावरण पैदा करना चाहती है। इसीलिए वो झूठ दर झूठ बोलती चली जा रही है। चाहे किसान का विषय हो, चाहे सीएए के प्रदर्शन के दौरान एक महिला पुलिस उपाधीक्षक के बारे में टिप्पणी रही हो या कानपुर के बारे में टिप्पणी रही हो, और इसी कोरोना महामारी के बीच में जिस तरीके से उन्होंने जो बसों को लेकर राजनीति की, उस पर माननीय उच्च न्यायालय ने भी उनको टिप्पणी की है। लेकिन प्रियंका वाड्रा अपनी आदत से मजबूर हैं। वो केवल झूठ की राजनीति करना जानती है, झूठी राजनीति, भ्रामक राजनीति। अब उनको माननीय जिलाधिकारी जी के द्वारा जो नोटिस दिया गया है, हम उनसे आग्रह करेंगे कि शीघ्रतापूर्वक उस नोटिस का जवाब दें। और हरीश इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। हरीश, संग्राम लगातार बढ़ता जा रहा है। पहले प्रियंका गांधी ट्वीट करती हैं, फिर डीएम ट्वीट करते हैं, नोटिस जारी करते हैं और अब प्रियंका एक और ट्वीट के माध्यम से प्रशासन को निशाने पर ले रही हैं। देखिए, कांग्रेस की जो फर्स्ट फैमिली है उसकी मुश्किल क्या है कि वो, उनको लगता है जैसे राजा महाराजा पहले करते थे कि जो उनके मुंह से निकल गया वो कानून है, तो उस स्वभाव से ये लोग अपने को अलग नहीं कर पा रहे हैं। बिना तथ्यों की पड़ताल किए, बिना तथ्यों की जानकारी किए अनेक बार प्रियंका जी ट्वीट करती हैं और ट्वीट को वापस लेती हैं। अनेक विषयों में उन्होंने उत्तर प्रदेश में भी ये किया और उसके बाद ट्वीट वापस लिया। श्रीमान राहुल गांधी हों या प्रियंका वाड्रा जी हों, ये लोग ये चाहते हैं कि हम झूठ बोल करके लोगों को भ्रमित कर लेंगे, गुमराह कर लेंगे, सरकार को
के गुडविल को, जो एक इनका जो रवैया है कि हम किसी तरह से सरकार को बदनाम करें, वो इनका जो सच है वो सामने आ जाता है और ये पूरी तरह बेनकाब हो जाते हैं झूठ बोल करके। उसी तरह जो प्रियंका वाड्रा जी का है, जो लेटेस्ट मामला जो आगरा को कोविड केस को लेकर के इन्होंने किया, जो पत्र लिखा, उसमें जो वहां के डीएम ने भी इनको पत्र लिख करके और ट्वीट करके जवाब दिया, और जो आंकड़े हैं वो बताते हैं, वो साफ साफ सारी चीजों की एक हरीश श्रीवास्तव जी, वो सारी बातें हम इस वक्त दर्शकों के सामने रख रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि डीएम ने कहा था कि अगर 24 घंटे में प्रियंका गांधी ने अपना ट्वीट वापस नहीं लिया तो हम आगे कार्रवाई करेंगे। 24 घंटे बीत गए और उन्होंने एक और ट्वीट कर दिया, तो अब आगे क्या कार्रवाई होगी? नहीं, वो जो कानूनी कार्रवाई होगी वहाँ जिलाधिकारी ने कहा है, उन्होंने नोटिस दी है एक भ्रामक प्रचार की और भ्रामक तथ्यों को पेश करने की और सरकार को बदनाम करने की, और जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनको गलत साबित करने की जो उनकी ये कृति है, उसके खिलाफ जो भी कानूनी प्रावधान बनते होंगे उसमें उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। ठीक है हरीश जी, आप बने रहे हमारे साथ। कांग्रेस पार्टी से उमाशंकर पांडे जी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उमाशंकर जी, सरकार को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं आप लोग, ऐसा करें हरीश जी? देखिए, हरीश जी को जानकारी तो कुछ है नहीं, और हरीश जी को ही क्यों, पूरे सरकार को कोई जानकारी नहीं है। और सरकार को जानकारी क्यों नहीं है? क्योंकि सरकार कोई टेस्ट तो करा नहीं रही है। सरकार नो टेस्ट नो कोरोना के कॉन्सेप्ट पर काम कर रही है, और ऐसी स्थिति में जिन लोगों को जानकारी है वो लोग आंकड़े तो रखेंगे ही। प्रियंका गांधी जी ने जो लिखा है वो पूरी ताकत के साथ लिखा है, और पूरा मैं आपको बता दूं कि शायद हरीश जी को कुछ पता ही नहीं है। ये अखबार है, अखबार में पूरा एक आर्टिकल लिखा हुआ है जिसमें सीधे सीधे लिखा है, दिल्ली मुंबई से भी ज्यादा आगरा में मृत्यु दर। काश भारतीय जनता पार्टी के हरीश श्रीवास्तव जी और तमाम सारे प्रवक्ता अगर थोड़ी सी स्टडी कर लेते तो जो चीजें अखबारों की मुख्य हेडिंग बनी हुई है वो हरीश जी को भी पता होती, वो आगरा के डीएम को भी पता होता। और ये जान लीजिए तमाम सारे मामलों में ये देखा गया है कि जिस तरीके से अधिकारियों को चला रहे हैं, और जो कांग्रेसी पढ़ते हैं उनका झूठ बेनकाब हो जाता है। किस तरीके से उमाशंकर को क्या वो संवैधानिक तरीका था? ये अपर मुख्य सचिव का ज्ञान और राहुल जी का ज्ञान कई बार खोखला साबित हो चुका। मिलना करके अजय लल्लू जी को गिरफ्तार करते हैं। मैं उमाशंकर जी बता रहा हूँ, ऐसी ही सरकार है। प्रियंका वाड्रा जी का और राहुल गांधी जी का जो ज्ञान है ना, तरीके से पूछ लीजिए, ये सत्ता के जितने घुंघरू है जो सत्ता के पैरों में पायल की तरह बज रहे हैं, सत्ता बदलती रहती है, खोखला साबित होता है लोकतंत्र की भगवान, और फिर सरकार बदलेगी तो ये सत्ता के पायलों को, सत्ता के घुंघरुओं को पकता नहीं जाएगा। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी अपनी बात रखने के लिए। आजमगढ़ के पूर्व सांसद रमाकांत यादव अपने विवादित बयानों से एक बार फिर से सुर्खियों में हैं। उन्होंने कहा कि मैं मूर्ति पूजा का विरोध करता हूं, लोगों को मंदिर छोड़ शिक्षा के मंदिर में जाकर ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। यही नहीं, पूर्व सांसद ने अंबारी स्थित आवास पर कुछ युवकों के हाथ से रक्षा सूत्र भी कटवा दिया। दरअसल रमाकांत यादव से मिलने के लिए सोमवार को क्षेत्र के 10 से 12 युवक अंबारी आवास पर पहुंचे थे। पूर्व सांसद ने युवकों के हाथों की कलाई में बंधे रक्षा सूत्र को कटवा दिया। इस बारे में रमाकांत यादव से बात की गई तब उन्होंने कहा कि धर्म के नाम पर लोगों को गुलाम बनाया जा रहा है, लोग कब तक धर्म के नाम पर ठगे जाएंगे। वहीं हिंदू धर्म से जुड़े विद्वानों ने पूर्व सांसद के बयान का विरोध किया है। और इसलिए हमारे बच्चे पिछड़े और दलित समाज के शिक्षा से दूर भाग रहे थे, धर्म से जुड़ रहे थे, तो मैंने कहा इस मंदिर में ना जा कर के हमारे लोग जहाँ ज्ञान मिलता है, ज्ञान का मंदिर है, शिक्षा मंदिर है, उस शिक्षा मंदिर में जाएं लोग। लखनऊ से सलमान खुर्शीद वानी पुलिस रिमांड पर है। कोर्ट ने एटीएस को 5 दिन की रिमांड पर सौंप दिया है। जिहादी विचारधारा के नए ग्रुप पर पूछताछ होगी। मोहम्मद इमानुल के साथ वानी से पूछताछ की जाएगी। ग्रुप के साथियों के बारे में भी पूछताछ की जाएगी। जम्मू से सलमान खुर्शीद वानी की गिरफ्तारी हुई। बरेली से मोहम्मद इमानुल को भी गिरफ्तार किया गया।
और अब कोर्ट ने 5 दिन की रिमांड पर भेज दिया है। एटीएस इन 5 दिनों में पूछताछ करेगी सलमान खुर्शीद वानी से और तमाम कड़ियों को जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। इसके ग्रुप में और कौन कौन लोग शामिल हैं, कहां तक इनका जाल फैला हुआ है और इनका इरादा क्या कुछ था, इन तमाम मुद्दों पर अब जांच पड़ताल इस पूछताछ के दौरान की जाएगी। ऋषभ मणि हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऋषभ, क्या जानकारी है? हमें देखिए एटीएस से जानने की कोशिश करेगी कि क्या ये व्हाट्सएप ग्रुप पे या टेलीग्राम ऐप पे जो इनका ग्रुप चल रहा था, जो इनकी चैटिंग हो रही थी, जो काफी खतरनाक बताई जा रही है कि ये एक ऐसा जिहादी ग्रुप बनाने की सोच रहे थे जो कुछ बड़ी वारदातों को अंजाम देने की फिराक में था। इस बात की तस्दीक की जाएगी, कोशिश की जाएगी। इनामुल हक और सलमान खुर्शीद वानी को आमने सामने बिठा के पूछताछ की जाए। ग्रुप में और जिन सदस्यों का नाम आया है उनकी शिनाख्त कराई जाएगी, उनकी शक्ल दिखाई जाएगी और क्या इनसे कभी मिले हैं, इस ग्रुप में और कितने लोग जुड़े हैं, इनकी तैयारियां क्या थी, क्या सलमान खुर्शीद वानी ग्रुप के लोगों को जम्मू कश्मीर ले गया था, इन्होंने वहां पे कोई ट्रेनिंग भी की है। ऐसे तमाम सवाल हैं जो 5 दिनों की रिमांड के दौरान एटीएस सलमान खुर्शीद वानी से पूछेगी। अमित, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। बाहुबली मुख्तार अंसारी के गुर्गों पर लगातार शिकंजा कसता जा रहा है। आज गाजीपुर में पुलिस प्रशासन ने मुख्तार के 5 करीबियों के हथियारों के लाइसेंस कैंसिल करने की कार्रवाई शुरू कर दी। पिछले कई दिनों से मुख्तार की अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। लगातार कार्रवाई से मुख्तार गैंग में हड़कंप मचा हुआ है। पांच जो इनके सहयोगी थे मोहम्मदाबाद में, उनका भी प्रकाश में आया है, जो कारतूसों की का विवरण नहीं दे पाया है। इन पांचों की थाना मोहम्मदाबाद और क्षेत्राधिकारी मोहम्मदाबाद अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के रिकमेंडेशन पे मेरे द्वारा भेजी गई इनके शस्त्र निलंबन की रिपोर्ट, इसमें परीक्षण करके आगे की कार्रवाई होगी। आगे बढ़ते हैं। खबर समाजवादी पार्टी से जुड़ी हुई है। यूपी में योगी सरकार लगातार भूमाफियाओं के खिलाफ अभियान चला रही है और इसी के तहत लखनऊ में समाजवादी पार्टी के नेता इकबाल अली के डेंटल कॉलेज पर प्रशासन ने बुलडोजर चलवाया। इकबाल अली एसपी सरकार में दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री थे, जिन पर डेंटल कॉलेज की आड़ में सरकारी जमीन को कब्जाने का आरोप है, जिसको लेकर प्रशासन ने कार्रवाई की। जिला प्रशासन ने करोड़ों की जमीन भूमाफिया के चंगुल से मुक्त करवाई। नहर पर भी कब्जा कर गेट लगवाया गया था, प्रशासन ने उसे भी तोड़ दिया। बाराबंकी टोल विवाद मामले में भी इकबाल अली जेल जा चुके हैं। एडीएम प्रशासन अमरपाल सिंह ने बताया कि अवैध कब्जे को चिन्हित कर गिराने का काम पूरे शहर में चल रहा है और इसी क्रम में कार्रवाई की गई है। लखनऊ जिला प्रशासन की सख्ती के आगे भूमाफिया की शक्ति भी खत्म हो गई है। हाईकोर्ट के एक आदेश पर इकबाल अली के इकबाल को खत्म करते हुए उनके अवैध कब्जे को गिराया जा रहा है। बात करने के लिए हमारे साथ लखनऊ के एडीएम प्रशासन है। सर, क्या कार्रवाई की जा रही है? देखिए, ये पूरे जनपद में एक अभियान चलाया जा रहा है। जिला प्रशासन द्वारा दिनांक 9 तारीख से ये निरंतर चल रहा है और चूंकि ये जो कैरियर इंस्टीट्यूट है, इसके विरुद्ध भी बेदखली का बाद हमारे तहसीलदार न्याय की कोर्ट में चला और उसमें लगभग 4 माह पूर्व ये आदेश पारित हुआ कि लगभग 3.25 लाख रुपए का जुर्माना लगाते हुए कि ये अपना स्वयं 15 दिन में खाली कर लें। परंतु लगभग 4 माह का समय व्यतीत होने के बावजूद भी अभी तक उनके द्वारा अपना अवैध कब्जा नहीं हटवाया गया। उसी प्रक्रिया में चूंकि पूरे जनपद में भूमाफियाओं या अवैध कब्जेदारों के विरुद्ध कार्रवाई चल रही है, उसी कड़ी में यहाँ पर भी जो है चूंकि इनके द्वारा ना हटवाए जाने के कारण प्रशासन को आने के लिए मजबूर होना पड़ा और उसी में कार्रवाई गतिमान है। क्या माना जाए, वो कोर्ट के आदेश पर यह कब्जा गिराया जाए? देखिए, कोर्ट का न्यायालय का आदेश है और हमारे तहसीलदार न्याय के कोर्ट द्वारा बेदखली की गई है। चूंकि हमारे चक्रोड की जमीन है, चक्रोड पर इसका निर्माण है, सरकारी भूमि है, 132 की रिजर्व लैंड है और ऐसी स्थिति में चूंकि इनके द्वारा इस पे अवैध बिल्डिंग बनाई गई है, तो इसी कारण से कार्रवाई की जा रही है। तो सपा सरकार में असरकार थे इकबाल, राज्य मंत्री का दर्जा भी उनके पास था, लेकिन अब सरकार बदल चुकी है तो असर भी बदल चुका है, जिसका असर सामने देखने को मिल रहा है। कैमरामैन सर्वजीत के साथ ऋषभ मणि त्रिपाठी, न्यूज़ 18 लखनऊ। और चलिए अब आपको यूपी में कोरोना अपडेट दे देते हैं। यूपी में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 18,000 के पार पहुंच चुका है। वाराणसी में सबसे अधिक 21 केस सामने आए। आजमगढ़ में 18 नए केस मिले हैं। अलीगढ़ में पिछले 12 घंटे में 28 नए कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। जालौन में एक साथ 8 नए केस सामने आए हैं, जबकि रामपुर में आज 5 नए केस मिले हैं। बस्ती में अब तक कोरोना की वजह से 13 लोगों की जान जा चुकी है। अलीगढ़ में रेलवे स्टेशन पर अधिकारियों की अनदेखी की वजह से सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ी। यहां पर एक साथ हजारों की संख्या में 3 ट्रेनों से अलीगढ़ रेलवे स्टेशन भट्ठा मजदूर पहुंच गए, लेकिन अधिकारी यहां पर 2 गज की दूरी का पालन करवाना भूल गए।
आयुष मंत्रालय ने फिलहाल बाबा रामदेव की पतंजलि को कोरोना की दवा कोरोनिल का प्रचार नहीं करने के निर्देश दिए हैं। आयुष मंत्रालय ने पतंजलि से दवा के नतीजों की पूरी जानकारी मुहैया कराने का निर्देश दिया। आयुष मंत्रालय ने कहा है कि अभी तक दवा की कोई जांच नहीं हुई है, इसलिए इस दवा का प्रचार प्रसार न किया जाए। गोरखपुर में नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ने लगा है। राप्ती नदी अपने उफान पर है। नदियों के तेजी से बढ़ते जलस्तर के चलते अधिकारी भी सतर्क हो गए हैं। वहीं नदी के बढ़ते जलस्तर के चलते सीएम योगी के ड्रीम प्रोजेक्ट राजघाट के सौंदर्यीकरण का काम भी रुक गया है। मानसून की दस्तक के साथ पहाड़ी क्षेत्रों में हुई जोरदार बारिश का असर गोरखपुर के नदियों पे देखने को मिल रहा है। यहाँ पे राप्ती नदी का जलस्तर बढ़ गया है और अब नदी अपने पूरे वेग में बह रही है। हालांकि अभी जो है नदी का स्तर इतना नहीं पहुंचा है कि खतरे के निशान को पार कर जाए, लेकिन जिस तरीके से जलस्तर बढ़ा है वो कहीं ना कहीं अधिकारियों को सोचने को मजबूर कर रहा है कि अभी तो बारिश की शुरुआत है। अगर आगे आने वाले समय में वो नहीं चेते और बाढ़ से निपटने के लिए अपनी जो तैयारियां हैं उसको पूरा नहीं किए तो कहीं ना कहीं ये नदियां गोरखपुर में एक बार फिर से कहर मचा सकती हैं। हालांकि इस बारिश से जो विकास कार्य हो रहे थे, घाटों का निर्माण हो रहा था, उसके भी काम प्रभावित हुए हैं। अखिलेश पांडे के साथ रामगोपाल द्विवेदी, न्यूज़ 18 गोरखपुर। और चलिए इसके साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरें जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।